सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां में रिलायंस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें कंपनी के अंदर यानी कि फ्राइडे के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म शेयर किया था एंड 2750 रुपए के आसपास हमें कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग दोस्तों देखने को मिला था। तो दोस्तों आज के दिन मंडे है, जैसे कि मॉर्निंग के अंदर मैं वीडियोस आपके साथ क्रिएट करके शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलायंस कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी का आज के दिन हमें क्वार्टर टू के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है। तो कैसे कंपनी अपना परफॉर्म कर सकता है उसी के ऊपर दोस्तों वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला है, उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है कि रिलायंस क्वार्टर टू प्रीव्यू कि कैसे कंपनी अपने रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर एक बेसिक आइडिया हमें दिया गया है। तो चलिए उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन वो शेयर करने से पहले आप सभी को पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा हमें बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है रेशियो 1:1 का। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। यानी कि 1:1 रेशियो के अंदर कंपनी ने पहले ही बोनस का अनाउंसमेंट दोस्तों किया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में कि कंपनी कैसे अपने क्वार्टर टू के नंबर्स हमें पेश कर सकता है। यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट हमें दिया गया है। यहाँ सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ एक नंबर्स नहीं बल्कि अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड अलग अलग नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखना कि रिलायंस क्वार्टर टू अर्निंग्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 आर एक्सपेक्टेड टू शो अ मिक्स आउटलुक while the oil to chemical segment may see a decline due to a weaker refining margin. कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस सच एस रिटेल एंड जियो आर फोरकास्ट टू परफॉर्म वेल। यानी कि पहले भी क्या हुआ था, जो इनका O2C सेगमेंट है, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, वो क्वार्टर वन के अंदर भी उसके अंदर हमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिले थे, लेकिन जो जियो एंड जो रिटेल है उन सेगमेंट्स के अंदर अच्छा में परफॉर्म किया था। तो अभी यहाँ देखा जाए तो सेगमेंट वाइज है, रिलायंस रिटेल का जो सेगमेंट है उसके अंदर फोरकास्ट किया जा रहा है कि कंपनी का ईबिटा है, उस ईबिटा के अंदर हमें 7% तक की ईयर ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, राइट। एंड जियो की अगर बात की जाए तो जियो के द्वारा ये बोला गया है कि कंपनी का जो ओवरऑल जियो का जो ईबिटा होने वाला है उस ईबिटा के अंदर भी हमें 12% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी जियो के अंदर आपको पता होगा टेरिफ हाइक हमें किया गया है, इनके रेट्स के अंदर हाइक हमें किया गया, जिस वजह से और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हमें रिलायंस जियो को हमें देखने को मिलेगा। तो ये था रिटेल सेगमेंट का और जियो सेगमेंट का एक रिजल्ट। उसी के साथ साथ हमने O2C सेगमेंट के अंदर भी इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है अभी हम आ चुके हैं उसके ऊपर। देखिएगा जो इनका O2C सेगमेंट है, राइट, जो इनका O2C सेगमेंट है यानी कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, उस सेगमेंट का जो ईबिटा होने वाला है उस ईबिटा के अंदर 5.5% तक की डिक्लाइन ड्रॉप हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। O2C सेगमेंट के अंदर ईबिटा के अंदर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, वीकर हमें इनका परफॉर्मेंस हमें नजर आ सकता है। और उसी के साथ साथ और भी अगर सेगमेंट अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ दोस्तों अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले रिटेल साइड का अगर आप देखोगे प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट के अंदर करीब करीब हमें 7% से लेकर 10% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाला है। कई सारे एनालिस्ट के ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है कि करीब करीब 5% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए कंपनी कैसा भी रिजल्ट परफॉर्म करे, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे अगर रिलायंस के द्वारा अगर रिजल्ट हमें परफॉर्म किया ना तो कोई गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और वो कंपनी ने फुलफिल नहीं किया तो कितने भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो या फिर कितने भी छोटी से छोटी कंपनी हो, वो कंपनी के अंदर गिरावट तो देखने को मिल ही जाता है। अभी सब कुछ डिपेंड होने वाला है कंपनी के नंबर्स के ऊपर, कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये अगर दोस्तों हमें पता लगे तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने वो डेटा आपके सामने ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट यानी कि क्वार्टर टू का। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप देख सकते हो। तो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 25.98। अगर कंपनी के द्वारा 25.98 से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, एक सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 2,33,000 करोड़ ये रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी ने 2,33,000 करोड़ से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, एक मार्केट बहुत शानदार तरीके से सरप्राइज होगा, यानी एक शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल डेटा के बारे में आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कितना गजब का कंपनी का बिजनेस है एंड लंबे समय के अंदर कितना शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो सितंबर मंथ का डेटा है, राइट, एकदम अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 164 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 109 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। लेकिन अगर आप हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली हमें बाइंग करें। देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक मंथ के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। लगातार दोस्तों बाइंग ही किया जा रहा है। ऐसा एक भी मंथ नहीं है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया। लगातार बाइंग किया जा रहा था ताकि आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ी रैली आने वाली है, बड़ी तेजी आने वाली है और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जाए। जैसी कंपनी शानदार तरीके से नंबर्स अगर आपने पेश करता है ना, तो नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, टारगेट दिया है 3600 रुपये का। ब्रेनस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 3440 रुपीस तक का टारगेट दिया है एंड गोल्डमैन सन्स के द्वारा हमें टारगेट दिया है 4400 रुपीस का। लेकिन कंपनीज को ये तीनों के दोनों टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपने जो Q2 के अर्निंग्स है, Q2 के नंबर से वो शानदार तरीके से पेश करने ही पड़ेंगे। तो जिस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन में फोकस में रह सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटिल भी हमें देखने को मिल सकता है। जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिएगा अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी के अंदर फ्राइडे के दिन 1% तक का तेजी आया था एंड 212 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला था। तो मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों अभी बाइंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रहा है, लगातार कंपनी के अंदर रैली आ रहा है। बीच में कंपनी गिरा हुआ था, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, उसी लेवल्स की अगर आपने बाइंग किया होता तो अच्छा होता। लेकिन ये प्राइस रेंज के आसपास दोस्तों बाइंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के ही आसपास हमें ट्रेड कर। तो देखिएगा ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। ईयर टिल डेट का चार्ट अगर कंपनी का देखोगे तो हमने कंपनी को ऑलमोस्ट 110 रुपये के आसपास हम दोस्तों डिस्कस किया था, 110 रुपये से लेके 115 रुपये का। और यही लेवल्स के पर हमने क्यों आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि मदरसन सुमी का जो टेक्निकल चार्ट था उसके अंदर एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ था। जब जब भी कंपनी यही चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा था, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन जैसे मदरसन सुमी के द्वारा ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट के इसी लेवल्स के आसपास हमने आपके साथ बोला था कि ये लेवल्स के अंदर बाइंग करने का मौका है। एंड जैसे कंपनी यहाँ से निकला ना, कितने परसेंट तक का रिटर्न दिया आप खुद दोस्तों देख सकते हो। 100% तक का रिटर्न मदरसन सुमी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दिया जा चुका है। फिर एक बार इन्वेस्टर को निवेश करने का मौका दिया था एक गिरावट के अंदर। तो जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल चार्ट अगर आप स्टडी करके चलेंगे, देखिएगा जो कंपनी का लो है, पहले कंपनी ने ये लो क्रिएट किया, सेकेंड कंपनी का लो अपशिफ्ट हुआ एंड थर्ड कंपनी का लो और आगे बढ़ता गया। जो लो हमें देखने को मिल रहा है वो अपशिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइलेंटली कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश हमें कर रहा है। तो सेलिंग करने की गलती मत करना। मदरसन में एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत शानदार तरीके से है, क्योंकि ऑटो एसेसरीज, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे वो इंडिया के ऑटो सेक्टर की कंपनीज है। इंडिया के अंदर जो जितने सारे ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, 90% कंपनीज मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते। तो आप समझ सकते हो बिजनेस कोई छोटा नहीं है, राइट। तो इसी वजह से मदरसन सुमी के अंदर अगर आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है। ये लगातार जब कंपनी गिर रहा था तब भी इनके द्वारा बाइंग किया जा रहा था। जब कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था तो भी दोस्तों ये बाइंग कर रहे थे। ये हर एक गिरावट के अंदर भी बाइंग करते हैं, हर एक तेजी के अंदर भी बाइंग करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बड़ी क्वांटिटीज बाइंग करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स, वो गिरावट के ही अंदर बाइंग करते हैं। तो डेटा आपके सामने है सितंबर मंथ का, जहां आप देख सकते हो कि 139 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 46 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जहां अगर आप लगातार ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक मंथ का डेटा आपके सामने ओपन किया है। मई, जून एंड जुलाई के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया एंड अप्रैल के अंदर भी बहुत बड़ी बाइंग किया एंड अगस्त के अंदर भी बाइंग किया, एज वेल एज सितंबर मंथ के अंदर भी हमें बाइंग। तो जो अगस्त मंथ के अंदर बाइंग किया है ना, तब हमें कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था। बड़ी तेजी के बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के अंदर भी मदरसन सुमी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। तो मदरसन सुमी का जो टारगेट है ना दिसंबर 2024 के लिए, वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है 240 रुपए का। एंड मदरसन सुमी का अगर आप ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे, इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर आप देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्टेक हमें बेचा गया है प्रमोटर्स के द्वारा और थोड़ा बहुत बेचा गया है पब्लिक के द्वारा। लेकिन जो बाइंग किया है ना वो लगातार कंटिन्यूसली एफएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है एंड लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर डीआईएस के द्वारा भी बाइंग किया जा रहा है। एंड डीआईएस कौन है? डीआईएस यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स।
तो आप समझ सकते हो कि ये लगातार दोस्तों खरीदारी कर रही गिरावट के अंदर भी और तेजी के अंदर। तो दोस्तों जब कंपनी गिरावट के अंदर में तभी बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होगा। अभी बाइंग मत करना क्योंकि कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आ रहा है। कोई भी कंपनी के अंदर आप बाइंग करना चाहते हो, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी को आपको गिरावट के ही अंदर हमें बाइंग करना है, राइट। अभी एक दोस्तों क्वेश्चन रह चुका है जो कि हम लोग डिस्कस करे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जियो आईपीओ से रिलेटेड तो हर एक कंपनी का बड़े बड़े ग्रुप का आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि सर जियो का आईपीओ कब आने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर किया था, वो रिपोर्ट दोस्तों अभी नहीं मिल रहा है। वो रिपोर्ट अभी दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है ऑलमोस्ट इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर क्या था ना, हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर भी दोस्तों वो रिपोर्ट आपके सामने पेश किया था कि जो जियो का आईपीओ आने वाला है ना, जेफरीज के द्वारा ये बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये जियो का आईपीओ हमें आने वाला है। एंड रिटेल का आईपीओ कब आएगा, जैसे जियो का आईपीओ आएगा उसके 1 साल बाद रिटेल का आईपीओ हमें आने वाला है। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करके जरूर चलना। और अगर आपको वो रिपोर्ट देखना है तो जो प्रीवियसली हमने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीडियो आपके साथ क्रिएट किया था, उस वीडियो के अंदर दोस्तों वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया हुआ है। दोनों कंपनी अच्छे, जरूर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आज के दिन आप वॉच रखना।